अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। मुल्की हालात को लेकर हफ्ते के रोज निहायत अहम पेशरफ्त हुई जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की लहर से निमटने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू किया जाएगा। साने APS के बाद तमाम सियासी जमातों की हिमायत से 2014 में नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था और आज जब उसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के शुरू होने की बात हो रही है तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें ऑपरेशन के मंदरजात से लाइल्मी का इजहार कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो इस एपिक मीटिंग में मौजूद थे, उनका कहना है कि एपिक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई लेकिन कमेटी में किसी भी किस्म की ऑपरेशन का जिक्र तक नहीं था। अभी ऑपरेशन की बात नहीं आई। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इसमें नहीं आती उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा तो उसके बाद इस पे कोई बात हो सकती है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन चीज़ों के साथ ही हम बैठ के कोई बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी पॉलिसी आई ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पर बात करते हुए कहा कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। हमारे इलाके में फिर से ऑपरेशन की बातें हो रही हैं। जंग का फैसला किया गया, हमारी लाशों से गुजर कर जाना होगा। हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते अपने सूबे में, हम नहीं चाहते और बताते रहे। अगर किसी ने ये हिम्मत की और मजीद कोई ऑपरेशन का बात की और कोई जंग मुसल्लत की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। हमें अमन चाहिए, अमन हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमात ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बरमला इजहार किया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। ये यक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ हमें उन पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। ये एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। पार्लियामेंट को, स्टेक होल्डर सबको एतमाद में लेके ऐसे फैसले किए जाए। मुल्क की सियासत में अमल अंगेज किरदार की शोहरत रखने वाले मौलाना फजल रहमान साहब ने तो एक कदम आगे जाकर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सवाल उठा दिए। मौलाना साहब कहते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत अदम इस्तेहकाम साबित होगा। मुल्क में रियासत के रिट न होने, मुसल्लह तंजीमें इस वक्त खुलेआम तमाम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जारी मखसूस नशस्तों का केस बज़ाहिर तो आइन की तशरीह का केस है, मगर दर हकीकत ये केस ही फैसला करेगा कि आने वाले वक्त में इक़्तिदार का ताज किसके सर बैठेगा। अगर 78 मखसूस नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद को वापस दे दी जाती हैं तो हुकूमत को पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और हुकूमत आइनी तरामीम करने की पोजीशन में आ जाएगी। एक हुकूमत जो अवामी सतह पर गैर मकबूल हो, बैन अक़वामी सतह पर भी कोई ख़ास पजीराई हासिल ना हो और बैरून मुल्क से भी कोई खातिर ख्वाह सरमायाकारी लाने में ताहाल नाकाम नजर आ रही हो, अगर ऐसी हुकूमत को आइन के साथ छेड़छाड़ की इजाज़त मिलती है तो खुदा जाने क्या नताइज निकलेंगे। 1997 में पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा कोई हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ आई थी, मगर उस 2/3 वाली हुकूमत का अंजाम मार्शल लॉ और 9 साल डिक्टेटरशिप की सूरत में निकला। बहरहाल आज की हुई समात का अहवाल बयान किया तो मौजूद जजेस में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क से लगता है कि वो इस केस को टेक्निकल बेसिस पर बाय द बुक आगे लेकर जाना चाहते हैं। I don't know why nobody likes this constitution. I mean इतनी जद्दोजहद होती है, आइन फिर लार्जर पिक्चर स्मॉल, पर छोड़ें लार्जर पिक्चर्स को, हम आइन की बात करना तो करें। PTI continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान अहम मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि जो जमात सियासी नहीं और इलेक्शन नहीं लड़ी उसकी मखसूस नशस्तें कहाँ जाएंगी, जिसके जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। अब सवाल ये है कि जब वो सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और SIC नहीं है अगर पॉलिटिकल पार्टी, तो वो कहाँ जाएंगी? Those seats can be, if I may now use the analogy, traced into the
into wherever those PTI candidates are, returned candidates are going. ECB says no, they are independent. अरे भाई कहाँ से? Simply because judgment of the Supreme Court. That's a very dangerous interpretation. नाज़रीन, समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है या PTI को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हम यहाँ इंसानी हुकूक के दिन मौजूद हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 8 फरवरी के इलेक्शन पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर सुओ मोटो लेना चाहिए। That the election commission, rather than acting as a custodian of the rights of the people, it has assumed an adversarial position. It was a constitutional duty where the elections were held. Serious questions are raised. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. Fundamental rights that are being violated while we are sitting here. I mean, that is also our duty to secure those rights of the people. और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत ना कर सके। अदालत ने सवाल उठाया कि कौन सा ऐसा आसमान गिरा था जो रातों रात आपने ऑर्डिनेंस जारी किया। ऐसा करते हैं पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते हैं, सदर के ऑर्डिनेंस के जरिए ही मुल्क चलाएं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन बताए जज साहब कैसे जानिबदार थे। अदालत ने अंजुम अकील से इस्तफसार किया, आपने इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त दी थी, आपने कोई बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया कि उसमें जो कुछ लिखा है वो सच है। अदालत का अंजुम अकील को इलेक्शन कमीशन में अपना जमा करदा बयान हल्फी पढ़ने की हिदायत करते हुए कहना था कि आपने समझाना है कि नेपोटिज्म क्या होता है, मुझे इसका मतलब समझाएं। अंजुम अकील ने जवाब दिया, ये लीगल अल्फाज है, मैं अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नेपोटिज्म लीगल लफ्ज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपने पढ़े बगैर बयान हल्फी पर दस्तखत कर दिए। अंजुम अकील ने जवाब दिया, जी मैंने बयान हल्फी पर बगैर पढ़े दस्तखत किए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने दरख्वास्त दी है कि जज साहब जानिबदार थे, तो वो कैसे जानिबदार थे? आपको नेपोटिज्म का या जानिबदार का नहीं पता तो दरख्वास्त क्यों दी? अंजुम अकील ने जवाब दिया कि मैंने दरख्वास्त केस मुंतकली के लिए इलेक्शन कमीशन को दी थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपने दरख्वास्त इसीलिए दी थी कि जज साहब ने कोई सिफारिश नहीं मानी। आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने बजट में राय देनी है, आपने कानून साजी करनी है, या आपने वहाँ कहना है कि मुझे बजट का नहीं पता, ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है, तो बताइए जानिबदारी क्या थी? वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, अंजुम अकील पार्लियामेंटेरियन है, अल्फाज सख्त हो सकते हैं मगर किसी ने जानबूझकर जज पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने सुओ मोटो नहीं लिया, एक प्राइवेट दरख्वास्त पर ऑर्डर किया। अदालत ने अंजुम अकील से शो कॉज नोटिस का 7 रोज़ में जवाब तलब करते हुए हुक्म दिया कि अंजुम अकील खान हर समात पर अदालत में पेश हो। केस की समात 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। और नाज़रीन, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या बाकी जमातों को मिलेंगी, या फिर मामला जो है वो पार्लियामेंट को ही तय करना होगा, भिजवा दिया जाएगा, ये किस तरह मामला जाते हुए नजर आ रहा है। और आज की सुप्रीम कोर्ट की अहम समात का अहवाल जानेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स साकिब बशीर साहब और हसनात मलिक साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साकिब बशीर साहब, आज बड़े अहम रिमार्क्स सामने, ऑब्जर्वेशन सामने आ रही थी जजेस की। चीफ जस्टिस साहब का एक इम्पोर्टेंट रिमार्क जहाँ पर वो कहते हैं, और बल्कि पहले तो लोगों को अखज़ करने में और ये एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किल हुई कि जिन्होंने शायद लाइव देखी भी नहीं अगर समात, कि वो जो अगर उन्होंने कहा कि 90% आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं तो मखसूस नशिस्तें 10% जीतने वाली जमात को मिलेंगी। इस हवाले से और आपके लिए सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हैरान कौन रिमार्क्स क्या थे आज की समात के, या की टेक अवेज की अगर हम बात करें? वैसे मेरे लिए हैरान कौन तो एक मुख्तलिफ चीज़ थी। वो थी कि बल्ले के निशान के केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, कि उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। वैसे मेरे लिए हैरान कौन था, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अदालतों में हम देखते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस से मुतल्लिक जो मुतलका चीफ जस्टिस है उनको बताया जाता है। तो उनको पिछली समात पे भी जैसे सतर मंडला ने कहा था कि जब रिव्यू पेंडिंग है तो आप उस पर बोलना जो मुनासिब नहीं। आज फिर फैसल सिद्दीकी जो है उन्होंने कहा कि ये रिव्यू पेंडिंग है बल्ले के निशान के, उस पर बोलना जो है वो ये तो उस पर उन्होंने रिएक्ट किया कि मुझे तो पता नहीं। तो आमिर खान साहब उन्होंने कहा कि वो दायर हुई है, बल्कि पिछले दिनों जो हाई कमिश्नर थी यूके की उनको ख़त भी लिखा और उसमें पूरी वजाहत दी। मतलब एक पेंडिंग मैटर में ये चीज़ें आना काफ़ी हैरान कौन था। बाकी जो बात जहाँ तक आप कर रहे हैं ये 90% वोट या 200, वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो 2-3 दफ़ा ये कह चुके हैं कि अगर 200 नशिस्तें कोई जीत जाए, आज़ाद जीत जाएँ, तो क्या आप बाकी जो है नशिस्तें उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जीती हों तो उनमें फिर तकसीम कर देंगे ये जो। तो इस पर आज चीफ जस्टिस ने एक बात की, वो भी मतलब उस तरह के उन्होंने कहा कि मफरूज़ों पे आप नहीं जाएंगे, वो केस हमारे सामने है नहीं है, जो मफरूज़ा आप दे रहे हैं ये जब आएगा तो हम देख लेंगे। तो ये चीज़ थी। असल में बुनियादी पॉइंट ये है कि नशिस्तें SIC मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर नहीं मिल रही कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो पॉलिटिकल पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, उन्होंने जो है वो कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई, तो क्या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मिल सकती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, तशरीह कर रही है। चीफ जस्टिस तो बज़ाहिर ऐसे लगा है तो वो तो उनकी क्लैरिटी थी, क्योंकि उन्होंने आज ये हवाला दिया कि फैसल सिद्दीकी शुरू में ये कह चुके हैं कि ये जो पार्लियामान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसलिए अगर इधर नशिस्तें नहीं मिलेंगी कि दूसरी तरफ राइट। मैं इस पे आऊंगी बाद में, लेकिन हसनात मलिक साहब आपके लिए आज कोई हैरान कुन लम्हा, साकिब बशीर साहब को तो वो लगा जब चीफ जस्टिस साहब को उन्हीं का 13 जनवरी का जो फैसला था, इतना बड़ा फैसला, उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन का ही नहीं पता था। देखिए मेरे लिए कोई हैरान कुन नहीं था, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस काजी फैसल को 2014-15 से कवर कर रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि वो कई चीज़ें उनसे ओवरलुक हो जाती हैं। हालांकि रिव्यू पिटिशन एक दफ़ा फिक्स हुई प्रपोज लिस्ट में, और पिछली हियरिंग में जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जी रिव्यू पेंडिंग है, जो एक और जज थे उन्होंने कहा कि जी उसको भी साथ लगा दें जब इस तरह की बातें 13 जनवरी पे हो रही हैं। जैसे काजी फैसल भी उस बेंच में थे, तो आज उन्हें याद आया, यानी वो कह रहे थे कि मुझे तो नहीं मालूम कि रिव्यू पेंडिंग है या ये है। एक ये बात भी है कि PTI की लीगल टीम ने क्या कोई अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दी, अमूमन अर्ली हियरिंग की दरखास्तों का कहा जाता है, तो वो एक इसमें कोई शक नहीं है कि PTI की जो कानूनी हिकमत अमली है वो मिस्टेक्स थी, और जो कि आज पॉइंट आउट भी हुई, ब्लंडर थे, बल्कि मिस्टेक तो आप छोटी बात करें। देखिए बात यह है कि जब 70-80% वकील टेक ओवर कर रहे थे पूरी पार्टी को, तो उन्होंने इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं किया। चाहे वो इलेक्शन का इनेकाद हो, इंटर पार्टी इलेक्शन, उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज है, अच्छे तरीके से इनेकाद हो सकता था। ये अलग बात है कि हम जनवरी 13 के फैसले को भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अपनी बात जब आप एक जज, आपको पता है कि आगे से जो जज साहब हैं वो हाइपर टेक्निकलिटीज़ पे बात करते हैं, तो आपने टेक्निकलिटीज़ प्रोसीजर को पूरा फॉलो करना। फिर यही मामला था इसमें, बड़े वकला, मेरी अपनी राय थी कि इलेक्शन कमीशन जो ही ये इलेक्शन हो गया था तो PTI को दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में देनी थी कि जी हमें रिजर्व सीट दें, अगर नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करते और कहते जी कि हम अभी तक रजिस्टर्ड पार्टी हैं, हमें रिजर्व सीट मिलनी चाहिए। तो ये जो वहदतुल मुस्लिमीन फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना, और फिर और आप तो ये राय भी रखते थे कि 8 फरवरी के बाद इनके इंडिपेंडेंट्स को भी जो है वो तहरीक इंसाफ बिल्कुल यही जा सकते थे, और ये आज तो तकरीबन सारे जजेस, इवन जस्टिस काजी फैसल कह रहे हैं कि जी सुन्नी यानी तहरीक इंसाफ में ये क्यों नहीं गया, इन्होंने क्यों नहीं अप्लाई किया। इनका ये कहना है कि जी इलेक्शन कमीशन का एक आर्डर था जिसमें हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ। अब मजे की बात है कि वो आर्डर सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया, ऑब्जेक्शन एक टेक्निकल रजिस्ट्रार ऑफिस से लगा, उसके खिलाफ अपील नहीं दायर हुई। अब ये सारी ये आज सलमान अकरम राजा साहब ने इसी पर बोला जब उनसे ये कहा गया, और कहा कि इट्स पोरली हैंडल्ड बाय PTI, और ये उन जजेस की तरफ से है जो जिनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा जस्टिस का PTI को चाह रहे हैं कि ये मैंडेट एक पार्टी का है तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन अब देखें ना जिस तरीके से अब एक, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो मेरा एक पॉइंट है वो ये है कि जी वकीलों की, लीगल टीम की गलतियों का अल्टीमेट जब हिस्ट्री में जज होता है तो वहाँ फैसले होते हैं, वहाँ किसी की आर्गूमेंट नहीं डिस्कस होते। भुट्टो केस में भी ये कहा गया कि या बख्तियार ने जी सही तरीके से केस आर्गू नहीं किया, अब उसने स्ट्रेटजी ठीक नहीं बनाई, लेकिन अल्टीमेट अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जजेस की गलती है। पनामा में हमें यही कहा जाता था कि जी शरीफ फैमिली के वकला में गलती है, लेकिन अल्टीमेट नजरा सारा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, सारे जजेस पे हुआ। अभी जस्टिस काजी फैसल का 13 जनवरी का फैसला है। देखिए बात यह है कि जजेस इस चीज में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये कोई सिविल जो चीज इनके सामने है इनको तो आगे जाके जिस तरह डायनामिक इंटरप्रिटेशन करनी है वो कर सकते हैं। साकिब बशीर साहब, 13 जनवरी का फैसला जो
जो था उसने मामले को काफ़ी कंफ्यूजिंग बना दिया। जैसे अतर मिनल्ला साहब ने आज ये कहा, जिससे चीफ जस्टिस साहब ने इत्तेफाक नहीं किया, और जो आपने पहले भी जिक्र किया कि उनको रिव्यू तक भी पिटिशन का उनको याद भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं बिल्कुल आसान है। पीटीआई एक सियासी जमात मौजूद है और आज़ाद उम्मीदवार इसमें शामिल क्यों नहीं, वो उल्टा सवाल उठा रहे हैं। सो गलत तशरीह, मतलब ये मामला वाकई में इतना ही सादा है? एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है 2 फरवरी के इलेक्शन कमीशन के उस फैसले पे भी बात कर रहे थे कि आप जो है वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि एक अगर गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने तो उस पर एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी पे, जाहिर सी बात है जो वोटर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को देता है, उसका रिफ्लेक्शन होती है पार्लियामेंट में, तो एक प्रोसेस सारा जो है उस पर सवाल उठा तशरीह को ठीक किसने करना है। तो यही वो बात कर रहे थे ना कि गलत तशरीह अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने की है तो अब सुप्रीम कोर्ट को इसको फिर देख लेना चाहिए। फिर उन्होंने फिर ये भी बात की कि ये एक मामला सिर्फ इस हद तक नहीं है, इसके सर्कमस्टांसेस हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पिछली समात पर भी आज भी उन्होंने ये बात की कि ये हालात सिर्फ जो है वो इस हद तक नहीं, क्योंकि अपील में तो एक बड़ा लिमिटेड स्कोप है। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मतलब जब आज फैसल सिद्दीकी बात कर रहे थे तो चीफ जस्टिस ने 2-3 दफ़ा उनको कहा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में न जाएं, क्योंकि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से हैं तो आप पीटीआई अपने आप को शो ना करें, और इस तरह की उन्होंने बात की। तो मेरा यह ख्याल है कि फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने वो कंप्लीट जस्टिस की बात की। उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तो यहाँ तक भी कहा, मेरे ख्याल में वो चीज़ जो है वो काफ़ी सुप्रीम कोर्ट खुद भी उसको देख सकती है, कि उन्होंने कहा कि अगर वो सारे जो मेंबरान हैं वो हमारे सामने होते, वो बात करते, और इस तरह अगर पीटीआई हमारे सामने होती तो फिर हम देखते कि हमने क्या करना है, कैसे जो है वो रास्ता निकालना है। तो ये चीज़ एक है कि नशिस्तें इधर जानी है या इधर जानी है, रास्ते दोनों उन्होंने बनाने ही हैं। अब वो कैसे बनाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन एक चीज़ जो है वो जो हमें नज़र आ रही है कि अगर ये नशिस्तें जाती हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और वो हुकूमत को दे, फिर 2/3 अक्सरियत, और उसके बाद आपको फिर मुख्तलिफ आइनी तरमीम और बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी, जो जिनके लिए जो है वो बहरहाल तैयारी जो है वो मौजूद है। तो इस एंगल को के मैंडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है वही रिफ्लेक्शन जो है वो पार्लियामेंट में नजर आनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये जो एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी डे 1 से यही जो है वो अप्रोच है कि ये है, लेकिन आज उन्होंने फिर पीटीआई की जो लीगल प्लानिंग थी, उनकी जो वकला थे, उन पे बहुत सवाल उठाया कि इसको ठीक तरीके से केस जनरली नहीं चलाया गया। राइट, और आप ये इस बात से एग्री वैसे करते हैं कि पीटीआई की जो लीगल टीम थी वो इट वाज नॉट फ्लॉज। अच्छा, एक एंगल और भी है, फ्लॉज भी थे। दूसरी तरफ हमको मतलब ये देखना चाहिए कि 8 फरवरी से पहले क्या हर चीज़ स्मूथ थी, क्या उनको आसानी से हर जगह जाने की इजाजत थी? बिल्कुल भी नहीं था। एक तो उनके वकील सारे इलेक्शन लड़ रहे थे, नंबर 2 अब ये सलमान अकरम राजा हैं, दूसरे तीसरे वकील थे, सलमान अकरम राजा और दूसरे तीसरे वकील। मुझे पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में वो सुबह से शाम तक फिर रहे होते थे कि किसी के जो है वो एक कैंडिडेट को उठाया गया है, किसी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है वो नॉर्मल हालात नहीं थे, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं थी। तो अब जो बेंच है, बेंच का ये पर्पज जो नजर आ रहा है कि बेंच ऐसे महसूस रहा है कि हर चीज बड़ी एक्यूरेट थी, और उस एक्यूरेट होते हुए भी इन्होंने सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी क्यों नहीं की? वो पूरी होनी चाहिए थी ताकि आज ये हालात ना होते। तो वो सिनेरियो वही है कि 8 फरवरी से पहले नॉर्मल हालात नहीं थे। राइट, असनाद साहब, आपको बेंच में डिवीजन भी विजिबल नजर आ रही थी? आपको लगता है कि जुडिशियल पॉलिटिक्स वाज एट प्ले? नहीं, मेरा ख्याल है स्कोर सेटल होते हुए भी आप देख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जुडिशियल पॉलिटिक्स नहीं है, हर पॉइंट ऑफ व्यू है हर एक का। और जस्टिस काजी फैसा आज बड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और बड़ा उन्होंने पहली दफ़ा माइंड अपना डिस्क्लोज किया। उनका ये भी था कि जी ये जो है पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कैसे मिल सकती हैं। दूसरा ये है कि ये खाली कैसे ईवान को छोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और नून लीग के ये रिजर्व सीटें जो 78 हैं उनके देने के हक में उन्होंने बातें की हैं। अब कल देखते हैं कि क्या वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये था कि जो पीपल मैंडेट दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट। तो ये जो सीटें हैं, जो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो जितनी जनरल सीटें हैं उस हिसाब से मिलनी चाहिए, ज़्यादा कैसे मिल सकती हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। एक का जो जजेस का है कि जी ये पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई को मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से आज कम जजेस ने इस पे किया कि क्या वो, हालांकि उनके हवाले से एक स्ट्रांग है कि अगर इलेक्शन कमीशन उनको मान रहा है कि वो रजिस्टर्ड पार्टी है, तो रजिस्टर्ड पार्टी है तो बजाय इसके कि आप माले गनीमत दूसरों में बांटें, तो एक रजिस्टर्ड पार्टी को मान रहे हैं तो उसको आप रिजर्व सीटें दे। लेकिन वहाँ ये इंटरप्रिटेशन आती है क्योंकि जी उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, इस वजह से। तो ये आपको कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए मुझे लग रहा है कि इसमें जजेस को होंगी कि जी ये जो इसमें डिफ़िकल्टी होगी कि ये मैंडेट किसी और का था। 78 सीटें हैं जो पीटीआई के हिस्से में आती, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को कैसे मिल सकती हैं। लेकिन इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जुड़ी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ 2-2 साल टेन्योर जजेस के बढ़ने हैं, तो ये चीज़ें भी हम नज़रअंदाज जो बाहर जब ये बेंच बना था फुल कोर्ट तो यही कंसिडरेशन थी, अब भी हम इसको ओवरलुक नहीं कर सकते। साकिब साहब, हसनात मलिक साहब ने बीच में जिक्र किया कि चीफ जस्टिस साहब ने पहली बार माइंड डिस्क्लोज किए है। आपको लगता है कि वो पहली दफा नहीं, वो इस हवाले से ख़ास तौर पर उनका जो क्लियर जो व्यू था, ऑब्जर्वेशन थी, बाकी जजेस ने भी माइंड इतना नहीं डिस्क्लोज किया, लेकिन उन्होंने तो बड़ा क्लियर अंदाज में कर दिया। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि ये जो 78 नशिस्तों वाला मामला है मखसूस रिजर्व सीट्स का, ये पहली दफ़ा आया है, ये पार्लियामेंट में पहली दफ़ा ये ऐसा इशू आया है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे कबल भी हमने लिटिगेशन देखी है अदालतों में, लेकिन 1 सीट 2 नशिस्तें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में वो कानूनी जंग लड़ रही होती थी। अब 78 नशिस्तों वाला मामला है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला होगा उसका बड़े असरात, गहरे असरात होने हैं। और ख़ास तौर पर वही जो हमने पहले भी बात की कि अगर आप उधर दे देते हैं तो फिर क्या जो मैंडेट पब्लिक ने दिया है वो रिफ्लेक्ट हो सकेगा वहाँ पे। राइट साकिब साहब, कुछ इस किस्म की भी मिक्स्ड एक ओपिनियन सामने आ रहा था कि जहाँ पे पीटीआई के कुछ सेक्शन ये भी समझते हैं, राय रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब पर एतराज़ और जो उठा रहे हैं और वो समझते हैं कि उनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि पीटीआई अगेन मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी और ये रेस की जा सकती थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि गैर ज़रूरी ये एक बहस है और गैर ज़रूरी तौर पर ये सारा जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है समझते हैं कि शायद जो है वो इस पे को प्रेशराइज़ किया जाए तो आगे जजेस को प्रेशर लेंगे। इसका मेरे ख्याल में बाकी जजेस पर एक नेगेटिव असर होता कि एक जज को आपने बाकायदा तौर पर टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर जो आपके जो लीड काउंसिल्स हैं वो तो एग्री कर ही नहीं रहे डे 1 से। जिस दिन ये मामला हुआ, फैसल सिद्दीकी हैं, सलमान अकरम राजा हैं, उनका बिहेवियर जो था फैसल सिद्दीकी या सलमान अकरम राजा, तो वो कभी भी नहीं करेंगे उन पर एतराज़। और बिला वजह आप जो है वो एक जनरली एक पॉलिटिकल जो है वो स्टेटमेंट के तौर पर एतराज़ करना, मेरे ख्याल में ये पहले भी मुनासिब ही नहीं था। अब दोबारा जो है वो पीटीआई लगी रही है। इसके पॉजिटिव असरात तो होना नज़र नहीं आते, नेगेटिव असरात पड़ते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलते रहें, उनके खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, स्टेटमेंट देते रहें। ये जो अग्रेसिव थी उनकी ट्यून, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि कल परसों अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बिला वजह की गई कि जी उनको नहीं बैठना चाहिए। जब आपकी लीगल टीम नहीं मान रही आपकी बात तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का क्या फ़ायदा। पहले जब वो चीफ जस्टिस बने तो सारा ट्रस्ट भी किया गया। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो, और कानून ये है कि जज खुद डिसाइड करता है, आप जज को ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते बेंच। इवन जिस जज आर्डर का हवाला देते हैं वहाँ भी एक चीफ जस्टिस साहब की राय का कहा गया कि एक सजेशन दी गई है जस्टिस काजी फैसल को कि वो इमरान खान के केसेस मुतल्लका ना सुने। अब जब चीफ जस्टिस जो जज उठे ही ना तो फिर आप कैसे देखें। ये जो है ना कि कोई जो है बायस है जज, ये हिस्ट्री डिसाइड करती है। इफ्तिखार चोई साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से एग्रेसिव थे, अब भी बहुत से लोग जो उनको चाहते थे अब वो इस चीज़ को मानते हैं। साकिब निसार नून लीग के हवाले से थे, हिस्ट्री ने बता दी है। अब जो है यही सूरत हाल अगर काजी साहब कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री बताएगी। मेरा ख्याल है कि एक जज से अगर आप उसको उठा दें तो आपका क्या ख्याल है कि आप जो है वो अपने हक में कर लेंगे। और खासकर वो जब ये सियासी जमातें जब इस किस्म के इल्जामात लगा रही होती हैं कि जी डीप सेटल बायस है किसी चीफ जस्टिस से मुतालिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालिक भी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक भी यही रखा है। आपको क्या लगता है कि ये तब किया जाता है कि जब ये खुद ब्लंडर्स कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और उसके बाद ये एक प्रेशर फील कर रहे होते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ सब्सटेंस तो होता है, ये बात नहीं है। और ये जजेस को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि वो किस तरफ देख रहे हैं। जब देखें टेनोर बेस्ड जो ये टाइम होता है, इन एक रिटायर भी होना है, फिर उसके बाद आप असेस करते हैं मे भी वो जेनुइनली करने, लेकिन ये तसुब क्यों पाया जाता है। साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा ने भी ये नहीं देखा, नून लीग ने उनके हवाले से जो बातें की, यही मैं वही बात कर रहा हूँ। अब इफ्तिखार इनके बारे में भी फैज़ल साहब के हवाले से भी यही हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है ये केस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो समझते हैं 13 जनवरी के फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने की इलेक्शन कमीशन, तो आप अभी 100 मोटो लेके चीज़ों को रेक्टिफाई कर दें, सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, लोग आपने सैंपल लिया, लोगों ने फिर भी दूसरे सैंपल में जितवा दिया। आप अगर रिजर्व सीटें उस पार्टी को मिल जाएंगी तो मेरा ख्याल है जनवरी 13 पे जो क्रिटिसिज्म होता है और होगा वो सेटल हो जाएगा काफ़ी हद तक, कम से कम रिजर्व सीट। और सुप्रीम कोर्ट अगर यूनैनिमसली ये डिसीजन कर दे तो फिर तो स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर ये 6-7 और 6 जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, जो हम देख रहे हैं, तो वहाँ उसमें
बड़ी पेचीदगियाँ होंगी। राइट साकिब साहब, आखिर में और जो हम बात भी कर रहे थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे वो कितने आप समझते हैं हार्ड हिटिंग थे 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक, जहाँ पे वो कहते हैं इट वाज अ फिट केस फॉर सो मोटो, और साथ साथ ये कि उन्होंने ये भी कहा कि इस पिटिशन रिजर्व सीट्स की पिटिशन का भी ये हिस्सा होना चाहिए था। एक तो वो 2018 के साथ लिंक उन्होंने किया 2-3 दफ़ा कि उस वक्त जो टारगेट हुई एक पॉलिटिकल पार्टी हुई और 2024 में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको टारगेट किया गया है। और जस्टिस अतर मिनल्ला सिर्फ इसको जो कि मखसूस नशिस्तें हैं और एक अपील आपके सामने आई है सिर्फ इस तक महदूद नहीं हो रहे, वो इस मामले को खोलना चाहते हैं। और उन्होंने तकरीबन 3-4 दफ़ा आज पहले फैसल सिद्दीकी और फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप जो है वो सच बोलें। सच का मतलब ये था कि आप सारे सिनेरियो जो है वो डिस्कस करें। अब मसला ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनको तो इंटरप्ट नहीं कर सकते थे कि वो फ़लाँ चीज़ बोलें फ़लाँ ना बोलें, लेकिन जो सामने खड़ा वकील है उनको वो आगे पीछे नहीं होने दे रहे थे कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो नहीं दे सकते। मतलब अगर वो पीटीआई की हवाले से भी बात करते थे तो वो कहते हैं पीटीआई के, आप तो पीटीआई के हैं नहीं, आप तो एसआईसी के हैं, तो उसके आगे पीछे नहीं होने दे रहे थे। अब ये देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो आसान नहीं होगा इस सारे सिनेरियो से निकलना। बेहतर ये होगा कि ये ना हो कि कल 13 जनवरी के फैसले की तरह एक नए फैसले का दिफा जो है वो करने बैठ जाएं और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगले 1 साल वजाहतें ही देती रहे कि ये जो फैसला था इसको इस तरह था और इस तरह इंटरप्रेट गलत किया गया है। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को मद्देनजर उनको रखना चाहिए। जस्टिस मुनीर ने भी किताब लिखी थी जब वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, और उसमें ये था कि जो डिसोल्यूशन हुई थी असम्बली की वो सिंध हाई कोर्ट में गलत चैलेंज हुई थी, उनके पास इख्तियार नहीं था। टेक्निकली वो केस में भी उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो, लेकिन ये देखना चाहिए कि जब टेक्निकलिटीज़ में ये बातें होती हैं आपको भी एक्सप्लेन करने के लिए किताबें लिखनी पड़ जाएं, लेकिन लोग मेन चीज़ है वो है जमहूरियत, आइन। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और जमहूरियत को प्रोटेक्ट करेंगे, और किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के जो कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको यकीनी बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया साद मलिक साहब, साकिब बशीर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इसी करेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो आज एक अहम फैसला दिया गया है उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज जो एक बड़ा फैसला आया और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था जिसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी का जो ट्रिब्यूनल था उसको तब्दील कर दिया गया था, वो ऑर्डर मुअत्तल कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। सो अब स्टेटस क्या होगा, कुछ बाज़गश भी हो रही है, चमगोइयाँ हो रही हैं कि जो लीगी अरकान हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो शायद इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। प्रोसेस किधर से आगे बढ़ेगा, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। जदून साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शोएब शाहीन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर माहिर कानून। शोएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शोएब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है, अभी क्या स्टेटस होगा शोएब साहब? जस्टिस तारिक जहांगीरी के जो ट्रिब्यूनल है वो बहाल हो गया है? जी बिल्कुल, वो बहाल हो गए हैं और वो आर्डर्स तो पहले से मौजूद थे कि आप फॉर्म 45 ओरिजिनल लेकर आएँ और जवाब जमा कराएं और एफिडेविट जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन भी, रिटर्निंग ऑफिसर भी, और वो कठपुतली मेरे केस में तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकीर और खुरम, और साथ रिटर्निंग ऑफिसर को ये भी आर्डर था वो ईएमएस का जो रिकॉर्ड है वो भी लेकर आएँ। वो लाएंगे और मसला सेटल हो जाएगा। आप देखते हैं कि वो कहाँ तक भागते हैं। उन्होंने देखें 3 मुल्ज़मान हैं हमारे केस के, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और वो जिनको गलत तरीके से कठपुतलियों को जो एमएनए डिक्लेयर किया गया। अब उसमें जब उन्होंने कोर्ट में जवाब देने की बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो भागम भाग एक दूसरे के साथ मिली भगत करके उन्होंने इस दौरान एक तो बेईमानी ये की गवर्नमेंट ने, मौजूदा ने, और जो यूसुफ गिलानी जिसका अपना केस है बीइंग एक्टिंग प्रेसिडेंट, उसने जाकर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जी आप रिटायर्ड जज भी अपनी मर्जी का हैंड पिक लगा सकते हैं और बगैर किसी वजह के। एक है चलो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये एक अलग डिस्प्यूट है, लेकिन बगैर किसी वजह के, बगैर किसी एतराज के, बगैर किसी इल्जाम के और बगैर किसी इवन आर्डर के, और जा करके उसको ट्रांसफर करा लिया। और जब हम कोर्ट में गए और आज भी कोर्ट ने पूछा जी बता दें कुछ वन सिंगल रीजन बता दें, उन्होंने तो माजरत की, बल्कि अंजुम अकील साहब ने, जी अंजुम अकील को कहा वन गुड, एक रीजन बता दो कि आपको जज साहब से
क्यों ट्रांसफर कराना मकसद था? कोई वजह नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये बेईमान है। फोर्ज फॉर्म 45 बनाए हैं, 45 बनाए हैं, 47 नया फॉर्म बनाया है और ओरिजिनल फॉर्म के मुताबिक तो ये हारे हुए हैं। अब मेरी 1,05,000 वोट है और दूसरे मध्य मुकाबले की 51,000 वोट है। अब 53,000 के डिफरेंस को कहाँ से वो पूरा करते? अब या तो फोर्ज बनाएंगे तो नेचुरली उसका ऑडिट होगा और ऑडिट होगा तो जेल जाएंगे और हमेशा के लिए। फिर तो बहरहाल अगले 5 साल के लिए 62 भी लगेगा और जेल भी जाएंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो दूसरी सूरत में जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो भी सबके सामने ही है। बट जदून साहब, मैं शोएब साहब, मैं जदून साहब के भी कमेंट इनिशियल इसी हवाले से लूं। जदून साहब, कितना मुश्किल होगा अंजुम अकील साहब और दीगर जो 2 बाकी कैंडिडेट्स हैं नून लीग के, उनको ये प्रूव करना कि जस्टिस जहांगीरी बायस थे? क्योंकि जिस तरह शोएब साहब भी कह रहे हैं, आज की समाअत में उनसे पूछा जा रहा था बायस का मतलब बता दें, नेपोटिज्म का मतलब बता दें, तो उन्होंने कहा ये लीगल लैंग्वेज है, उन्होंने तो सिर्फ सिग्नेचर कर दिए थे। सो ये कितना उनके लिए मुश्किल होगा ये प्रूव करना। और आपको ये भी पता होगा कि अंजुम अकील साहब जो है वो उल्टा अपोलोजाइज कर रहे थे, फिर उनको कंटेम्प्ट का नोटिस भी जो है वो सर्व हो गया। देखें, एक तो शोएब साहब हमारे दोस्त भी हैं, इनका पर्सनल केस है तो इनका तो आपको ओपिनियन पता है वो ही है, और मेरा जो ओपिनियन है वो तो मेरिट बेस्ड है। देखें, किसी जज के बारे में कोई इतराज़ करना इस वजह से कि वो आपके ख़िलाफ़ फैसला आ जाए, ये मुनासिब नहीं होता, ये किसी के लिए मुनासिब नहीं है। और ये इसमें PTI वाले भी इतराज़ करते हैं कि अगर वो समझे कि हमारे ख़िलाफ़ फैसला आने वाला है या नहीं तो वो भी इतराज़ करते हैं। ये नहीं कि वो एक्सेप्शन कहते हैं नहीं ठीक है हमारे खिलाफ भी फैसला आएगा तो हम मान लेंगे, वो भी नहीं मानते। पॉलिटिकल लोग हैं। तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है, अगर वो फैसला उनका, मेरे ख्याल में जो प्राइमा फेशिया मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था जी आप वकील भी हो जाएंगे, मैंने कहा जी आप ये मैं इस केस में ज़रा मैं नहीं पेश होना चाहता, लेकिन क्योंकि आप अपना कोई अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि आप उन्हें ये लगा कि जी केस शायद जल्दी फैसला होना जा रहा है तो अगर हमारे खिलाफ हो गया तो प्रॉब्लम बन जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। देखिए ना, अगर इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर पिटीशन डिसाइड हो, जो आपके खिलाफ फैसला था तो आप एक अपील कर लें, ठीक है, वो तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर इनके हक में आता है बकौल इनके पास एविडेंस है, तो असल में तो ये है कि अगर आप पर्सनली समझते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं जीता तो आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई डिस्प्यूटेड है जी, अब इन्होंने कहा ये 50,000 का वोट का फ़र्क है, वो तो बहुत ज़्यादा है, वो कोई 500 का, 1000 का, 2000, चलो 5000 तक भी चल जाता है जी कि डिस्प्यूट होता है जी इधर से इस स्टेशन का। तो अब अगर 50,000 वोट का फ़र्क है फॉर्म 45 का, तो उसको फिर फिल करना किसी भी तरीके से नामुमकिन होता है। तो इस पे इलेक्शन कमीशन पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। असल अलमिया पाकिस्तान का ये है कि ये नहीं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये गलत काम कर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जब से इलेक्शन कमीशन बना है वो गलत काम ही कर रहा है। ठीक काम कम करता है, गलत काम ज़्यादा करता है। 2018 में उन्होंने RTS बिठा दिया, लोग जो रात को जीते हुए थे उनको सुबह हरा दिया। ऑलमोस्ट रिप्लाई का है अभी ये वाला इलेक्शन भी। तो इस तरह एक देखें, एक माइंड सेट फैसला करता है कि फलाने बंदे को आपने लाना है, तो वो उसको लाते हैं। फिर जो मसला है, मसाइल होते हैं अंदर के, इलेक्शन कमीशन को भी साथ में लाया जाता है, बाकी फोर्सेस भी होते हैं। अब शोएब शहीन साहब ने जिक्र किया कि हमारे एक्यूज़ड हैं, इनके जो प्रिंसिपल एक्यूज़ड हैं इनका तो वो नाम ले लें तो बेहतर है, लेते नहीं है। मतलब है आप यही जो आगे होते हैं लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। सियासतदान जो है बहुत बदनाम हो चुके हैं। वो इसलिए बदनाम हो चुके हैं कि वो अपना कंधा हाइब्रिड रजीम को देते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी आगे होती है तो दूसरी आगे आ जाती है। अब देखें ना, इनका इसमें अब हो सकता है मैं इनसे खिलाफ डिफरेंस ओपिनियन हो कि इनका लीडर जो है जेल के अंदर ही बैठा हुआ कहता है बात में नहीं करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं करनी है। ऐसा ही है। बट जदून साहब मैं चाहूंगी कि हम इसी पे रहें, बट लेकिन मैं आपने जो प्रोसेस है, मैं नाजरीन के लिए भी, जदून साहब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहां पर नोटिस किया था, आपको लगता है कि प्रोसेस अब वहीं से ही शुरू होगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन की देखें एक MLFID नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ ना, जब इनकी जनरल बात कर रहा हूँ कि ये कहते हैं जी आप इनसे बात नहीं करते। एक बंदा देखो ना मर्डर करता है, उसको पता होता है बंदे को, चाहे वो एविडेंस हो या ना हो कि इस बंदे ने मेरा कत्ल किया है। जब वो कंप्रोमाइज़ करते हैं तो उसी बंदे के पास जाते हैं, उस मुलजम के पास, उसी के साथ कंप्रोमाइज़ होता है, या वो मुलजम जो है लवाकिन के पास आता है। ये नहीं होता कि आप ये कहते हैं जी नहीं जी हम इस गवर्नमेंट से तो बात ही नहीं कर जाते, ये फॉर्म 47 वाले हैं। चले एक मिनट के लिए आप मान लेते हैं आपका फॉर्म 47 है, लेकिन अगर आपने इस दलदल से निकलना है, पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में डायलॉग नहीं करेंगे तो ये मुल्क किस तरह चलता रहेगा। बाद में 5 साल में यही काम ये करेंगे जो इन्होंने ऑलरेडी 2018 में किया है। शोएब शहीन साहब तो उस वक्त पार्टी में शामिल नहीं थे, ये हमारे साथ आपको भी पता है आते थे शो में। तो मैं जब उनको कहता कि आप पार्टी में, आप कहते हैं यही कहते थे नहीं मैं अभी PTI में नहीं हूँ, हालांकि हमें अथार नजर आ रहे थे इनके कि ये PTI में है। राइट,
ठीक है, मैं जदून साहब अब, और चूंकि आपने ये बात जिक्र की, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर MLFID नजर आ रहा होता है हमेशा से, सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का फिर यहाँ पर क्या रोल बनता है? जो गलत हो रहा था उसकी दुरुस्तगी जो है वो क्या कोर्ट्स की जिम्मेदारी नहीं थी? मैं शोएब शाहीन साहब आपका कमेंट जरूर चाहूंगी, जो अभी गुफ्तगू भी हो रही है इस पर भी आप यकीनन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, बट PTI की जो लीगल स्ट्रैटेजी है शोएब साहब, दैट हैज कम अंडर सीरियस क्वेश्चन, बहुत क्रिटिसाइज की जा रही है। इवन आज की सुप्रीम कोर्ट की रिजर्व सीट्स की जो वो हियरिंग चल रही थी उसमें भी जजेस का कहना यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी लीगल स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी पुअरली हैंडल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर जो है, दूसरा ऑर्डर जो है जो आज जिक्र भी किया, वो भी चैलेंज नहीं किया। सो लिहाजा और सबसे आपकी जमात तो वो जमात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में लॉयर्स नज़र आते हैं, कानूनी माहिरीन जो है वो आपकी जमात का हिस्सा है। बावजूद इसके क्यों तनकीद की वजह बनाई जा रही है और दी जा रही है? देखें, एक है इस इशू के ऊपर जो कि अभी हमने इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और कठपुतली MNAs की बात की है। इसमें जिस तरफ इशारा कर रहे हैं जदून साहब, मैं उनसे एग्री करता हूँ। इन सारे गलत काम के पीछे एक ही ताकत है, वो है हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट। ये जुर्रत ही नहीं थी किसी की, इलेक्शन कमीशन हो या रिटर्निंग ऑफिसर हो, कि जो इस तरह की इतनी बड़ी हरकत कर सके जब तक के रिटर्निंग ऑफिसर्स के सर पे हमारी एस्टैब्लिशमेंट मुसल्लत ना हुई हो, या उनकी बैक में ना खड़ी हो, या बतौर एमल कासी या फजल रहमान या बाकी महमूद अचकज़ाई के यहाँ पैसों का लेन देन भी हुआ है। तो ये सारा धंधा जो हुआ है उस एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर हुआ है, मैं खुल के कहता हूँ, और इस पर कोई शक व शुबा नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है लीगल स्ट्रेटजी का, जहाँ तक इन इंडिविजुअल केसेस का ताल्लुक है, हम तो उसको प्रॉपर डिफेंड कर रहे हैं। जो आपने कहा है कि हमारे बहुत सारे वकील इसमें मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से लीगल स्ट्रेटजी की बात है, अब उस पर तो मैं बजाय इस बात के कि तनकीद या तारीफ में करूँ, होंगी गलतियाँ, कोई ऐसी दूसरी बात मैं नहीं कर सकता कि जो इसको हैंडल कर रहे थे हमारे दोस्त वो कलाब भाई हमारे PTI के, ज़ाहिर है उनसे गलतियाँ हुई होंगी, मगर सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है, जिसके नतीजे में 70% आबादी पाकिस्तान की उनको महरूम किया गया है एक पार्टी के इंतखाबी निशान के, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी का फंडामेंटल राइट नहीं होता, ये हमारे मुल्क की 70% आबादी जो नाखादा है, वो जिस पार्टी को वोट देना चाहे उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो उनकी एक इंतखाबी निशान के जरिए पहचान होती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो नेचुरली उनको देखें, इन्होंने जब फैसला दिया है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया है, जो कि इंतहाई गलत फैसला है, वो इलेक्शन कमीशन का भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी। बाकी अगर आप किसी भी केस में कीड़े निकालना चाहें तो उसके 1000 रास्ते हैं, और अगर वाकई देखें, एक होता है लेटर, एक होता है स्पिरिट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को देखा जाए तो आपने प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से, तनासब के हिसाब से लोगों को आपने सीटें देनी होती हैं। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 90% अगर आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं तो मखसूस नशिस्तें 10% जीतने वाली सियासी जमातों को बहरहाल मिलेंगी। ये आइन के खिलाफ है ये बात, ये इस तरह की बात करना, ये तो अभी फैसला नहीं है ना, ये तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, ये आइन की रूह के खिलाफ है। तो अच्छा, मुझे अगर ये बताएं, फिर 3 दिन, पहली बात तो यह है कि चलो पॉलिटिकल पार्टीज को जो शेयर मिलना था वो मिल गया, हमें छोड़ें, फॉर द टाइम बीइंग हमें छोड़ दें, हमें मिलना है या नहीं मिलना छोड़ दें। मुझे ये बता दें कि जो अपना ड्यू शेयर ले चुके, उनको दोबारा वापस आकर के बाकी जो सीटें बच गई हैं उनको किस कानून, किस आइन की दफ़ा, किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत और किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत दी गई, वो मुमकिन ही नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये प्रोपोर्शनेट शेयर इसलिए होता है कि जिन सियासी जमातों ने के में शामिल होते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अच्छा, मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन 3 दिन का टाइम क्यों देता है कि आप जिस जमात में शामिल होना चाहें आप हो जाएं, और वो हो गए। और दूसरी बात यह है कि क्या हम खुशी से इंडिपेंडेंट आज़ाद इलेक्शन लड़े थे? हमने तो कहा हम तो PTI से लड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमने नॉमिनेशन अपना टिकटें जमा करानी थी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि नहीं जी, ये तो टिकटें आप तस्लीम ही ना करें, एक्सेप्ट ना करें, इनको इंडिपेंडेंट कर दें। और जिस दिन हमने नजरियाती की टिकटें जमा कराने की कोशिश की,
वो शाम को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई ना, लेकिन दिन के 3 साढ़े 3 बजे इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि पीटीआई नजरियाती का कोई भी टिकट आप एक्सेप्ट ना करें। तो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के गलत फैसले किए हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैम्प कर दिया, तो उसके नतीजे में नुकसान जो है वो पार्टी का सिर्फ नहीं हुआ, वो नुकसान आवाम का हुआ, इलेक्ट्रेट का भी हुआ और हुक्मरानी आवाम का है। राइट, और जिसके हवाले से आज जस्टिस अतहर बिन अल्लाह साहब ने भी कहा कि उनका हक है तो उनको मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दी। राइट नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जदून साहब, आप क्या कमेंट कीजिएगा? और काजी फाइज ईसा साहब जो कि भुट्टो साहब के ज़माने के केसेस जो हैं वो निपटा रहे हैं, उनको आज ये भी जान के बहुत लोगों को हैरत हुई कि काजी साहब को रिव्यू पिटिशन का इल्म नहीं था या उनको पता ही नहीं था, जो कि फैसला 13 जनवरी का था, उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन जो है वो दायर की गई, उनको तो मेरे ख्याल से वो याद ही नहीं थी। अब इस पे मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ, वो उनको याद है या नहीं है वो खुद ही बता सकते हैं। उन्होंने एक बात कह दी है, अगर मैं कहता हूँ उनको पता है, तो इतना बड़ा 13 जनवरी का फैसला जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट या कंफ्यूज पूरा मैटर नहीं लगता, लेकिन वो क्योंकि पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि सोशल मीडिया का, कि वो जो फैसला था मैं भी पर्सनली उसको नहीं समझता था कि एक पार्टी से जो है निशान छीन के लिया जाए। मैंने देखें, अब मैंने अभी पहले भी बात की है कि एक माइंडसेट जो है एक फैसला कर लेता है कि ये काम करना है। अगर देखें ना, निशान लीगली इन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराया, तो एक इन्होंने आप ये भी मिसाल दी कि आपने जो KPK में पार्टी थी अहमद वली की, उनको आपने फाइन करके कहा ये इलेक्शन ना कराएं। तो इस तरह छोटी मोटी बातें देखें ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए अगर हो भी जाती हैं, तो अगर आप स्ट्रिक्टली आप उन पर 100% के लिए अमल करें, तो फिर तो आप मुझे एक पार्टी का इलेक्शन बता दें जो सही होता है पाकिस्तान के अंदर, किसी पार्टी का बताएं, वो तो नहीं है ना। अब ये नहीं है कि आप हम कहते हैं ये गलत काम करे, वो भी हम कहते हैं कि तमाम पार्टी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें। अगर आप कहते हैं कि ये PTI गलत काम कर रही है, ठीक है, गलत काम कर रही होगी, अगर इनको सीटें नहीं मिल सकती, तो ये तो मेरा मतलब है पूरा ओपिनियन है शुरू से ही बिल्टअप है कि जी अगर दूसरी पार्टियों को आप किस तरह सीटें देना चाहते हैं, अगर ये देंगे वाकई, तो फिर इसमें बहुत बड़ा एक आइन की एक इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं कि जी आप जो है अगर एक 2 सीटें एक पार्टी डायरेक्ट जीती है तो उसको 7 जो है रिजर्व दे दें, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन PTI की बेस पे इस पे भी कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि आज के जो इनके वकील हैं वो कोई अदालत को खातर ख्वाह जो सलमान अकरम राजा साहब से मुतमईन नहीं कर सके, और बार बार उनको जो है अपनी वो जो नाकामी समझें या उनके अंदर जो लैप्सेस थे उनका एतराफ़ करना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं ये आपका लोकल स्टैंड आई नहीं, वहाँ इनको ट्रैप किया गया या इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने भी डेफिनेटली गलतियाँ की हैं, गलतियाँ तो नहीं, वो जानबूझ के करते हैं कि अब एक आदमी को आपने करना ही बाहर है। तो अगर देखें ना, एक सिंपल सा सवाल ये है, ये खुद उठाते हैं कि लोगों ने पहले कहना शुरू कर दिया कि जब इलेक्शन होगा तब बैठ कर निशान ही नहीं होगा। तो अब ये इस तरह की जो परसेप्शन बन जाती है ना, ये फिर आपके जो लीगल फैसले हैं उनको भी बड़ा डैमेज करती है। तो आपने उसमें ये परसेप्शन नहीं बनी चाहिए कि आप एक पार्टी को बिल्कुल जो है ना इलेक्शन से आउट करना चाहते हैं, उसका तो लॉन्ग रन नुकसान ही होता है। जो मर्जी आप प्लानिंग कर लें, एक वो ऊपर अल्लाह ताला ने भी प्लानिंग की होती है और अल्लाह ताला भी देख रहा होता है। अब 2018 में इन्होंने प्लानिंग की थी जी फैज़ हमीद को आगे एक्सटेंशन देनी है, ये आर्मी चीफ बनेगा 10 साल अगले, तो फिर कैसे हालात होंगे। तो अगर ये भी कोई ऐसे हुक्मरान जो हैं जो हाइब्रिड रीम चला रहे हैं, वो भी ये प्लानिंग करते हैं जी इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, डेफिनेटली उनका होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्लानिंग हर तरह की कामयाब हो जाए। तो हम तो चाहते हैं कि अदालतें और हमारी जो पोलिटिकल पार्टी हैं ये इस अमर को यकीनी बनाएं कि कानून और आइन के मुताबिक फैसले हों। इनके खिलाफ भी फैसले आए, अगर वो मेरिट पे हैं तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। सर, आज के ना चीफ सबको एक्सेप्ट करने चाहिए, लेकिन आपने जो जिक्र किया था जदून साहब बीच डिस्कशन में कि जजेस को जो अटैक किया जा रहा होता है और कमोबेश सारी जमातें अगर खिलाफ फैसला आए तो नजर आ रहा होता है, और कोई जज अगर बयानी हल्फी मांग ले तो फिर उनको बायस जो है वो कहा जा रहा होता है। तो जदून साहब, नून लीग को भी मतलब फिर तो सवाल ये भी आयद होता है कि नून लीग को मतलब उनके लीगल एडवाइजर्स कौन है, कौन उनको ये मशवरा दे रहा है कि सीधा सीधा जजेस को अटैक करें, उनको तनकीद का निशाना बनाए ताकि ट्रिब्यूनल जो है वो चेंज कर दिया जाए। लीगल एडवाइजर सबके वो लीगल तो नहीं है, वो और किस्म के एडवाइजर हैं। वो तमाम जो भी गवर्नमेंट में होते हैं उनके एक ही होते हैं, वो आपको पता है, अभी बता दिए शोएब। राइट शोएब साहब, ये जो बाज़गश्त हो रही है कि ये जो तीनों लीगी कैंडिडेट्स हैं, अरकान हैं, वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, तो ऐसे में सूरत हाल अगर इस जानिब जाती है, क्या फिर होगा? री इलेक्शन होंगे इन सीट्स पे? देखिए जी, री इलेक्शन भी हो सकते हैं, मगर री इलेक्शन से पहले कोर्ट फैसला करेगी ना
कोर्ट ये देखेगी, ट्रिब्यूनल ये देखेगा कि भाई आप क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं, इससे अपने एविडेंस देने से भाग रहे हैं। वो बेशक रिजाइन भी करते हैं, इवन देन कोर्ट ट्रिब्यूनल को पाबंद नहीं है कि वो उनकी ट्रिब्यूनल उसको डिसाइड नहीं करे। अगर हमारा हक बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस इलेक्शंस जो हम 8 फरवरी को लड़े हैं, तो हम साबित कर जाते हैं और वो नहीं साबित कर पाते तो कोर्ट हमें नोटिफाई करने का ऑर्डर कर सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ना वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने रिज़ाइन कर दिया, उस सीट पे दोबारा इलेक्शन भी हो गए, मगर तैमूर मलिक की पटिशन पेंडिंग है और वो चल रही है और उसको वो अवॉइड करने के लिए जिस तरह का ऑर्डिनेंस लाया गया, मगर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अबेट नहीं हो जाती मेयरली ऑन दी ग्राउंड के जी वो जो बंदा था उसने रिजाइन कर दिया है। सो डिसीजन सामने, आप कह रहे हैं कि पहले डिसीजन सामने आएगा, बट बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, जहांगीर जदून साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे शोएब शाहीन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। लेट्स सी कि ये एक तो मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो भी किस जानिब जाता है, और दूसरा ये कि जिस तरह की सियासी जमातें एक दूसरे पर तो तनकीद का एक दूसरे को निशाना बनाती ही हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, उनको भी तवातर के साथ अगर फैसला खिलाफ आए तो तनकीद का भरपूर निशाना बनाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है उनके खिलाफ, और बहुत मुहिम चलाई जाती है। कुछ मनाजिर आपको याद होंगे पिछले साल से भी, जहाँ पर जलसों में तस्वीर, सिटिंग जजेस की तस्वीर जो है वो आवेजा करके तनकीद का निशाना बनाया जाता था। गलत रवायत है, गलत ट्रेंड है, मस्ट बी कंडेम्ड। और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हो, हमारे इदारे हो, इन पर आपने और आप जैसे ओहदेदारान ने अवाम का एतमाद जो है वो बहाल करवाना है, ना कि खुद अगर आप अटैक कर रहे हो तो फिर अवाम जो है उसके और इदारों के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मजीद ग्रो करता है। प्रोग्राम की टीम मलीना शिगी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।